प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। तो प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य वैसे पेड़ पौधों से है जो पूरी तरह अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल उगते और बढ़ते हैं। इन इनके उगने और बढ़ने में मनुष्य का किसी भी प्रकार का हाथ नहीं होता है। तो इसको याद रखना है कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है। तो प्राकृतिक वनस्पति वैसे वनस्पति जो प्राकृतिक वातावरण के अनुसार खुद उगते हैं और बढ़ते हैं। इसमें मनुष्य का किसी भी प्रकार का योगदान नहीं होता है। इसी तरह कृषि की विभिन्न फसलें फलों के बगीचे वनस्पति तो कहलाएंगे, किंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं, क्योंकि कृषिगत फसलें फलों के बगीचे आदि मनुष्यों द्वारा लगाए जाते हैं। हमारे देश में लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। इसको याद रखिएगा, जो अंडरलाइन किया हुआ है लाल रंग से उसको, और जो येलो है उसको ज़्यादा ध्यान देने जरूरी है। तो 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। इस तरह भारत विविधता के मामले में विश्व में 10वें स्थान पर एवं एशिया में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों वाले पौधे हैं, जैसे फर्न, शैवाल आदि। भारत में लगभग 89,000 प्रजातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की ताजे पानी की तथा समुद्री मछलियाँ पाई जाती हैं। तो ये याद रखने योग्य है, 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं, 15,000 फूलों के पौधे पाए जाते हैं, और विश्व में फूलों के पौधों का परसेंट भारत में 6% है विश्व का। भारत में लगभग 89,000 प्रजातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार के ताजे पानी की मछलियाँ, ताजे पानी की तथा समुद्री मछलियाँ पाई जाती हैं। अब वन क्या है? तो बड़े बड़े वृक्षों एवं झाड़ियों द्वारा ढके हुए विशाल क्षेत्र को वन कहते हैं। बड़े बड़े वृक्षों एवं झाड़ियों द्वारा ढके हुए विशाल क्षेत्र को वन कहते हैं। भारत में प्राचीन समय से वनों का भारी महत्व रहा है। दंडकारण्य, वृंदावन, नंदन वन, कानन वन आदि प्राचीन काल से प्रसिद्ध वन है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जंगल में गाय चराने जाते थे, वो वृंदावन है। दंडकारण्य में साधु संत लोग तपस्या करते थे। तो ये सब रामायण में वर्णित है। तो प्राचीन काल से ही ये वन प्रसिद्ध है। ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहे हैं, जहाँ भारतीय इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाएं घटित हुई हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में वृक्षों की पूजन की परंपरा रही है। वेदों में तो वनों का समस्त सुखों का आधार माना गया है। वेदों में वन को समस्त सुखों का आधार माना गया है। अनेक धर्म ग्रंथों में वृक्ष को पुत्र तुल्य माना गया है। अब यहाँ पर है, वनस्पति को जन्म के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, देशज एवं विदेशज। स्थानीय वनस्पति देशज कहलाती है, बाहर से आई हुई वनस्पति विदेशज कहलाती है। वनस्पति को जन्म के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, देशज एवं विदेशज। देशज वे हैं जो यहाँ पहले से पाए जाते हैं, विदेशज हैं जो विदेशों से यहाँ पर लाया गया है। तो ये प्रश्न आता है कि धर्म ग्रंथों में वृक्ष को किसके तुल्य माना गया है? तो पुत्र के तुल्य, ये स्टेट में आया था। तो शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, कृषि के लिए खेतों की बढ़ती हुई मांग, ईंधन की बढ़ती मांग, शहरीकरण एवं औद्योगिकरण के लिए अधिकाधिक भूमि की आवश्यकता, बाढ़ों का प्रकोप, दावानल का प्रकोप आदि के कारण वनों की काफ़ी क्षति हुई है। वनों की क्षति किस किस चीज़ से हुई है? अत्यधिक जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या बढ़ेगी तो खाना ज़्यादा चाहिए, उसके लिए कृषि योग्य भूमि की ज़रूरत पड़ेगी। तो वनों को साफ करके कृषि योग्य खेत बनाया जाएगा, कृषि के लिए खेत बनाया जाएगा। फिर साथ में खाना पकाने के लिए ईंधन का ज़रूरत पड़ेगा, उसके लिए भी वन कटेगा। फिर लोगों के और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उद्योग लगाने की ज़रूरत पड़ेगा, और उद्योग लगेगा तो वहाँ पे शहर भी, शहरीकरण वहाँ होने लगता है। तो शहरों को बसाने के लिए भी जंगल काटने की ज़रूरत पड़ती है। कभी बाढ़ के दौरान भी पेड़ पौधे नष्ट होते हैं,
और कभी कभी जंगलों में आग लग जाते हैं। इस कारण भी जंगल नष्ट होते हैं। तो मैदानी क्षेत्र में घनी जनसंख्या के कारण वन अब नाम मात्र के रह गए हैं। भारत में वनस्पति एवं वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित भौगोलिक कारणों से पाई जाती है। भूभाग का स्वरूप, इसका वनस्पति के प्रकार का बहुत प्रभाव पड़ता है। भूभाग का स्वरूप का प्रभाव वनस्पति पर बहुत पड़ता है। कौन सा भूभाग कैसा है उसके अनुसार वहाँ वनस्पति पाई जाती है। जैसे पर्वतों पर अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है, मैदानी इलाकों में अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है, पहाड़ी इलाकों में अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है, पठारी इलाकों में। तो पहाड़, पठार एवं मैदानी भागों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। पहाड़ का धरातल काफी उबड़ खाबड़, ऊंचा तथा दुर्गम होता है, इसलिए इस पर अलग तरह की वनस्पतियां उगती हैं। पठार अपेक्षाकृत कम ऊंचे होते हैं। पठार जो है, जब पहाड़ जो है, पठार क्या होता है, पहाड़ जब पुराना हो जाता है तो उसका ऊपर का जो है घिस घिस करके नदियों के द्वारा उसको पहाड़ का आकार छोटा हो जाता है, लेकिन वो मैदान से ऊंचा रहता है, वो पठार होता है। पठार अपेक्षाकृत कम ऊंचे होते हैं, किंतु इनका भी धरातल मैदानी भागों की तरह एकदम समतल नहीं होता है, अतः यहाँ की वनस्पति अलग किस्म की होती है। चूंकि मैदानी भाग धरातल समतल होता है, अतः मानव बसाव के लिए सबसे सुगम है। यहाँ मनुष्यों का बसाव सबसे अधिक होता है। पर्वतों और पठारों पर मनुष्य आसानी से अपना सारा काम नहीं कर सकते हैं। मैदानों में ये दिक्कत उनको नहीं होता है। मैदान की भूमि पर्वतों की अपेक्षा सॉफ्ट होती है, जिसके चलते अपनी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे खेती, घर वगैरह आसानी से बनाया जा सकता है। लोग कृषि कार्य एवं बस्तियों के लिए प्राकृतिक वनस्पति को काट साफ कर दिए हैं, इसलिए मैदानी भागों में प्राकृतिक वनस्पति का सर्वथा अभाव पाया जाता है। तो वनस्पति और प्राणियों में विविधता का एक कारण भूभाग का स्वरूप है, दूसरा कारण मिट्टी है, तीसरा जलवायु और तो भारत में वनस्पति एवं वन्य प्राणियों की विविधता का यही 3 प्रमुख कारण है: भूभाग, मिट्टी और जलवायु। तो मिट्टी की अलग अलग किस्में भी वनस्पति को प्रभावित करती हैं। राजस्थान की बलुआही मिट्टी में हमें विशेष प्रकार की कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है। वहीं गंगा के डेल्टा प्रदेश में जहाँ दलदल है, वहाँ एक खास किस्म के वृक्ष सुंदरी पर्वतीय भागों की अधिक ऊंचाई पर ये वृक्ष पाए जाते हैं। पथरीली मिट्टी के क्षेत्र में संकुल वन पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदर वन कहते हैं। सुंदर वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पथरीली मिट्टी के क्षेत्र में संकुल वन पाए जाते हैं, शंकु टाइप का, इसलिए इसे सुंदर वन कहा जाता है। देश में जहाँ दलदल हैं, गंगा के डेल्टा प्रदेश में जहाँ दलदल हैं, हमारे देश के कुछ प्रदेश हैं जहाँ पे दलदल हैं, गंगा अपना डेल्टा बनाती है, वहाँ दलदल हैं और वहाँ सुंदरी वृक्ष पाई जाती हैं। और संकुल वन पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदर वन कहते हैं। जलवायु, तापमान भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जिससे वनस्पति की विविधता प्रभावित होती है। तापमान का भी पेड़ पौधे पर पूरा असर पड़ता है। यदि ज़्यादा धूप हो, ज़्यादा गर्मी हो तो पौधे रह नहीं पाएंगे। तो अगर पानी न पड़े तो भी पौधे जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए मिट्टी का भी असर है, भूभाग कैसा है उसका भी असर होता है और तापमान का भी प्रभाव पड़ता है। हिमालय पर्वत बहुत ही अच्छा इसका उदाहरण है। हिमालय पर्वत पर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है और उसी के साथ पेड़ पौधे की किस्म भी बदल जाती है। यहाँ तापमान अत्यंत कम होता है, वहाँ पौधे नहीं उग पाते हैं। जहाँ तापमान एकदम कम होता है वहाँ पौधे नहीं उग पाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण और अल्पाइन।
तो औसत वार्षिक तापमान, जनवरी में औसत तापमान, और तो उष्ण में 24 डिग्री से अधिक, उपोष्ण में 17 से 24 के आसपास, शीतोष्ण में 7 डिग्री से 17 डिग्री, और अल्पाइन में 7 डिग्री से कम। तो जनवरी के मौसम में उष्ण में 18 डिग्री से अधिक टेम्परेचर रहता है, उपोष्ण में 10 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री सेल्सियस तक, और शीतोष्ण में -1 से -10 सेल्सियस। तो सूर्य का प्रकाश भी वनस्पति की विविधता को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। सूर्य प्रकाश की अवधि, उसका तिरछापन, समुद्र तल से ऊंचाई जैसे कारकों का इस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अब सूर्य जो है जिस जगह पे सीधे पड़ेगा वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, जहाँ तिरछा पड़ेगा वहाँ कम गर्मी पड़ेगा, जहाँ पहुँचेगा ही नहीं वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। गर्मी के मौसम में अधिक सूर्य प्रकाश मिलने के कारण पेड़ पौधे अधिक बढ़ते हैं। वर्षा की मात्रा वनस्पति की नमी उपलब्ध कराती है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि वनस्पति के उगने में नमी का क्या महत्व है। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घटती बढ़ती है, वैसे वनस्पति में परिवर्तन होता है। पूर्वोत्तर राज्य में बहुत अधिक वर्षा होती है, वहाँ अत्यंत सघन वनस्पति सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। इसके विपरीत पश्चिमी घाट पर्वत की पूर्वी ढलान जो वृष्टि छाया में पड़ता है, वहाँ वनस्पति की सघनता उसी प्रकार एवं उसकी ऊंचाई से भी प्रभावित होते हैं। इस तरह गंगा के मैदान में जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा, उसकी अवधि घटती जाती है। इस प्रकार प्रभाव वनस्पति की सघनता, वृक्षों की ऊंचाई एवं उसके किस्म पर देखने को मिलती है। आपने कभी सोचा है कि वन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है? तो ये 9 क्लास का बुक है, तो वन का महत्व तो ज़्यादा लोग जानते ही होंगे। मानव जीवन के लिए इसकी अनेक उपयोगिता है। ये वातावरण की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को संतुलित करना, वर्षा को आकर्षित करना, मिट्टी अपरदन को रोकना, पत्तियों के खाद द्वारा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना, अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके साथ साथ ये हमें अनेक प्रकार के वन उत्पादन भी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कीमती लकड़ियाँ, जलावन, पशुओं का चारा, शहद आदि। जड़ी बूटियाँ भी हमें वन से मिलता है। इसके साथ वन विभिन्न प्रकार के प्राणियों के लिए निवास स्थान भी प्रदान करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।